हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परमार्थ स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की जो अभी हाल में ही पेपर हुआ है गणित का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में भी पूछने की पूरी संभावना है कि इन क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 306 और 657 का HCF 9 है, 306 और 657 का HCF 9 है तो LCM क्या होगा। तो इसके लिए पहला फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई होता है HCF। तो इसमें संख्या दे रखी है, पहली संख्या है 306 गुणे दूसरी संख्या है 657 बराबर LCM हमारा कितना है, LCM निकालना है, LCM को निकालना है। इसलिए इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 रखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये इधर 9 मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस तरफ आ आएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो 306 मल्टीप्लाई 657 और बटे का 9 बराबर कितना हो जाएगा LCM। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो अब हम क्या करेंगे, 34 को 657 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 657 मल्टीप्लाई कितना 34 34, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 7 28, कितना बचा हमारा 2 बचा। ठीक है, 5 चौके 20, 2 22 हो गया, फिर 2 बचा, 4 छके 24, 2 कितना हो जाएगा 26, एक स्थान छोड़ देंगे, 7 त्रिक 21, कितना बचा हमारा 2 बचा। अब 5 ये 15, 2 17, एक बचा, 6 त्रिक 18, एक कितना हो जाएगा 19, क्रॉस यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 6 कितना होता है 13, एक हंसिलाया, और 9 1 10 2 12, एक बचा, एक एक कितना हो जाएगा 2, 22,338। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 22,338 इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हमारी दो संख्या दे रखी होती हैं और एक का LCM या HCF दे रखा होता है तो हम दूसरे का HCF या LCM इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 2x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ये हमारा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, 2x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अचर संख्या है उसका हम x² के साथ गुणा करेंगे, तो ये माइनस है, इसके सामने क्या लगा है प्लस लगा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसके दो खंड करेंगे कि हमारा बीच वाला पद आ जाए, तो 2 एकम कितना होता है 2, लेकिन माइनस का है तो ये माइनस का कर देंगे, ये प्लस, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या हमारी बड़ी है ना। और यहाँ पे x² है तो 1x इसके साथ 1x इसके साथ, ये पूरी संख्या हम बीच में रख देंगे, तो 2x² माइनस का कितना हमारा 2x और प्लस का हमारा 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई मतलब x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x आ जाएगा, फिर माइनस के कितना 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन है, इन दोनों में हमारा कॉमन है 2 और x, तो यहाँ हो जाएगा 1x बचा और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन होता है, कितना कॉमन होता है 1 कॉमन होता है, कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा x माइनस का 1। ठीक है, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। एक हमारा समीकरण इसके साथ बन जाएगा 2x प्लस का 1 और एक समीकरण बन जाएगा x माइनस का 1 बराबर 0 के साथ। ठीक है, अब देखो ये दोनों समीकरण हमारे जो हैं वो किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ पे माइनस का जो 1 है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 1, पहला तो वैल्यू ये आ गया, पहला मूल x बराबर 1 आएगा। अब दूसरा मूल क्या करेंगे, इसको भी हम किसके बराबर करेंगे 0 के, तो 2x प्लस का 1 बराबर 0, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x
बराबर -1। अब 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 जो है इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। तो इसके मूल क्या होंगे, 1 कामा -1/2। ये हमारे क्या हो जाएंगे, मूल होंगे। और ये हमारा जो समीकरण है कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें x की पावर कितनी लगी हो, 2, x की पावर कितनी लगी हो 2, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। समरूप त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा और कोण सभी क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज। मान लो कि ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, और ये भी हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। मान लो ये हमारा ABC है, और ये त्रिभुज PQ और R है। तो इसकी जो भुजा होगी, A भुजा बराबर होगी भुजा P के, और भुजा B जो बराबर होगी भुजा Q के, और भुजा या फिर कह लें भुजा नहीं, इसे हम एंगल कहेंगे। एंगल A बराबर एंगल P के, एंगल B बराबर एंगल Q के, और एंगल C जो होगा वो एंगल बराबर होगा किसके, R के। ये तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। और भुजा भी हमारी क्या होगी, मतलब बराबर होगी, है ना। AB बराबर होगी हमारे किसके, P और Q के, और BC बराबर होगी Q और R की, और AC बराबर P और R की। ये भुजा बराबर और ये हमारे एंगल बराबर, तो हमारा क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। यहाँ से प्रमेय से लिया गया है ये समीकरण। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक हमारा फार्मूला होता है, दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है, ये होता है भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। AB और P और Q, इसके वर्ग के अनुपात के क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये हमारा क्या है, प्रमेय से निकला है। यदि दो समरूप त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होगा उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के नहीं, वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। किसके होगा, वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 32, और नीचे वाला का भी दे रखा है कितना, 48। अब ये कह रखा है कि ये पहली भुजा का वर्ग, मतलब ये जो भुजा है इसका वर्ग कितना है, 24 है। ठीक है, भुजा है उसी का क्या कर दिया गया है, वर्ग, तो हमारा कितना है 24। और दूसरी भुजा क्या है, P और Q, इसका वर्ग का निकालना है। तो इसको देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। तो ऐसे कर दे 32 अपान का 48 और मल्टीप्लाई 24 बराबर 1 अपान का PQ का स्क्वायर। अब इसको काट दो, यहाँ ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 4 चौके 16, और 4 थी 12 हो जाएगा। अब इन दोनों काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 ये कितना हो जाएगा 36। तो 1/36 बराबर 1/PQ का स्क्वायर, क्रॉस गुणा करेंगे या पलट देंगे तो PQ का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 34। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझेंगे, यदि हमारे दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, ये हमारी प्रमेय है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल को सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु P बराबर 2,3 दे रखा है, x अक्ष से दूरी निकालना है। तो ये हमारा क्या होता है, एक काटीय तल होता है जिसमें x अक्ष होता है और क्या होता है y अक्ष। ये हमारा x अक्ष ये, और ये हो जाएगा x डैश, ये y हो जाएगा, ये हमारा y डैश। इस तरफ जाते हैं पॉजिटिव होता है, ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, ठीक है, इस तरफ जाते हैं तो निगेटिव, और नीचे जाते हैं तो भी क्या होता है, निगेटिव। तो इसमें कहा गया है
कि एक्स एच से दूरी है, तो एक्स एच से अगर दूरी की बात करें तो इसमें हमेशा किसकी वैल्यू आती है, वाई की। बिंदु हमारा दे रखा है 2,3, 2, कितना 3, जिसमें ये हमारा क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, भुज, और इसे हम क्या कहते हैं, कोटि। इसे हम क्या कहते हैं, कोटि, और इसे हम भुज कहते हैं। तो इसमें कहा है कि एक्स एच से दूरी हमेशा किसकी आती है, वाई की आती है। किसकी आती है, वाई की। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एच पे जाएगा तो वाई की वैल्यू मिलेगी, और वाई एच पे जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। और इसको हम देख लेंगे, तो ये जो है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा क्या होता है, चतुर्थ, मतलब चौथा चतुर्थांश, है ना। इसमें हमें दोनों ही पद भुज और कोटि पॉजिटिव होते हैं। इसमें भुज नेगेटिव, भुज हमारा नेगेटिव, और कोटि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, मतलब कि भुज और कोटि दोनों ही नेगेटिव होती है या फिर नकारात्मक होते हैं। और ये चौथा चतुर्थांश है हमारा, ये क्या होगा, एक हमारा पॉजिटिव, एक हमारा निगेटिव। ये हमारे कार्तीय तल के मान होते हैं। मान लो कि दे रखा होगा -3 और 4, कहा गया कि ये कौन से चतुर्थांश में है, तो ये देखो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव एक्स है ना, और ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा कौन सा होगा, द्वितीय चतुर्थांश में है। कौन से है, द्वितीय चतुर्थांश। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, यदि एक्स एच पे जाता है तो, 2 बिंदु दे रखे होते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा, मतलब a की हमको वैल्यू निकालना है। इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद ये पेपर हमने तैयार किया है, और आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया अंक लाएं। क्वेश्चन है आपका sin 2a बराबर 2 sin a, कितना है, 2 sin a, ये वैल्यू है। तो हमको a का मान जो है किस कंडीशन में बराबर होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि sin 2a की हमारा एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू का cos थीटा, इंटू का cos थीटा, ये sin 2 थीटा का। और इसके साथ में लगे हाथ ये भी याद कर लीजिएगा कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये cos का हो गया और ये sin का हो गया। ठीक है, और एक tan का होता है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू होते हैं दो एंगल निकालने के लिए। ठीक है, एंगल हमारे दो हैं, तो sin 2 cos 2 और tan 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 sin थीटा, थीटा के स्थान पे a है तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे हम, a इंटू का cos a बराबर ये हमारा 2 sin a, 2 sin a। अब यहाँ से देखो ये sin 2a, ये sin 2a दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से cos a बराबर कितना आ गया, 1, cos a बराबर हमारा कितना निकल के आया, 1। और ये cos कितने की वैल्यू है, 1, ये हमारी है cos 0 डिग्री की। आप लोगों को वैल्यू भी याद करना होगा जो कि एग्जाम में पूछा गया, अभी हम लिखा दे रहे हैं। ये cos कितने की वैल्यू है, 0 डिग्री की, तो यहाँ से cos हट जाएगा, तो a बराबर हमारा 0 डिग्री आ जाएगा, a बराबर हमारा 0 डिग्री। ठीक है, वैल्यू आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिए, और ये वाला फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। वैल्यू जैसे cos 0 डिग्री नहीं, हाँ, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और 30 की वैल्यू √3/2, और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, और cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है,
cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0। ये तो वैल्यू आपको याद ही करना पड़ेगा। और भी एक्स्ट्रा वैल्यू हैं जो कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में ज़्यादा पूछता है। जैसे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3, ठीक है। और यहाँ से sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इतनी वैल्यू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछी जाती हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन कराएंगे। अगला प्रश्न है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग क्षेत्रफल वाले वर्ग के परितः एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। मान लो ये हमारा वर्ग है, ये हमारा क्या है वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है। अब भुजा से यहाँ से इसका हटाएंगे, क्या लगाएंगे रूट लगा देंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा हमारा रूट का 64, ठीक है। तो ये हमारा 64 जो है स्क्वायर रूट है 8 का, तो भुजा निकल के आ गया कितना 8। अब इसी के अंदर, इसी वर्ग के अंदर हमारा एक बना दिया गया है वृत्त, परितः मतलब अंदर, एक क्या बना दिया गया है वृत्त बना दिया गया है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारी भुजा आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम वृत्त बनाएं तो वृत्त की जो ये पूरी रेखा होती है, मान लो केंद्र से गई है रेखा, तो ये हमारी क्या कहलाती है व्यास कहलाती है। जो रेखा केंद्र से 2 भागों में वृत्त को बांटती है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है व्यास कहलाता है। तो ये हमारा व्यास है और इस व्यास के अकॉर्डिंग ही ये हमारी क्या है भुजा है। यहाँ मान लो केंद्र है और केंद्र के ऐसे रेखा खींचते हैं तो ये जो भुजा ये हमारा वृत्त के अकॉर्डिंग व्यास होगा, वृत्त के अकॉर्डिंग व्यास होगा, और वर्ग के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या बन जाएगा हमारा एक भुजा। तो भुजा हमारी कितनी है 8 है, तो इसका मतलब व्यास भी कितना होगा, व्यास भी कितना होगा हमारा 8 होगा। कितना हो जाएगा व्यास 8 हो जाएगा। अब व्यास हमारा 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, व्यास का जो है व्यास का आधा, व्यास 8 है तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी वृत्त की 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। और हम वृत्त का क्या निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। कितना होता है πr²। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर का मान हमारा अभी निकाला है व्यास के अकॉर्डिंग। जो व्यास होगा वर्ग के भुजा के बराबर होगा और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है। तो ये हमारी वृत्त की कंडीशन है। वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये वृत्त का व्यास हो गया। पाई की वैल्यू 22/7। आर का मान हमारा दे रखा है 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16। अब गुणा कर लो, 16 दूना 32, 32 का 2, 3 हासिल आया। 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो 3 कितना हो जाएगा 32 3 35/7। अब इसको डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो इसको तुरंत। यहाँ पर 352 डिवाइडेड 7, तो यहाँ पर 7 25 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। घटाया 0 बचा, 2 उतारेंगे, 2 हमारा क्या है छोटा है, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे। 7 दूना कितना हो जाएगा 14, घटाओगे 6 बचा, फिर 0 बढ़ा दो, तो 7 7 8 56, 7 56। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 50.28 या 50.28। थोड़ी हिंदी थोड़ी अंग्रेजी है ना, सर जी कहाँ पढ़ा रहे हैं। 50.2 और 8 या 50.2 और कितना 8। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर है, तो मीटर के स्क्वायर,
और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो किसका, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।